नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे बात करेंगे एमजीआर की। कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल में एक आर्टिकल छपा था एमजीआर साहब पे। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं 2021 में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके एक बहुत बर्निंग मुद्दा बन के सामने आ रहा है। अब जब भी आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की बात करते हो, एक इंसान को कभी आप फिगर से बाहर नहीं रख सकते। हालांकि एमजीआर साहब, इनकी मृत्यु को काफी समय हो चुका है, बट फिर भी आज भी ये, अगर पॉलिटिकल मेमोरीज हो या फिर तमिलनाडु के लोगों की मेमोरीज हो, उसमें ये पूरी तरीके से जिंदा है। अगर आप तमिलनाडु के किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहां पे आपको दीवारों में इनके पोस्टर्स दिखे मिल जाएंगे, लगे हुए मिल जाएंगे। चेन्नई तक में आपको दीवारों पे इनके पोस्टर्स लगे हुए मिल जाएंगे। एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके में वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे बात करेंगे एमजीआर साहब की, और इनकी जो बायोग्राफी है ना, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। मतलब एक इंसान, एक वन पर्सन कितना मैसिव करिश्मा लोगों का खींच सकता है अपनी तरफ। एक इंसान अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस पा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इस सक्सेस को इन्हें विरासत में दिया गया है, नहीं, इन्होंने सक्सेस खुद कमाई है। तो इनका इंट्रोडक्शन, इनका चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ कैरियर, इनका कैसे शुरू हुआ फिल्मी जगत में, और उसके बाद पॉलिटिक्स में। इनकी पॉलिटिक्स में क्या क्या अचीवमेंट रही है, कौन कौन से इनको अवार्ड्स और अचीवमेंट्स मिले। अवार्ड में तो भैया देश का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न इन्हें मिला हुआ है, तो बाकी अवार्ड्स तो भारत रत्न के सामने वैसे ही छोटे हो जाते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ और लेगेसी के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट क्लेमेंट्स ऑफ एमजीआर, यानी आज की डेट में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन से लीडर्स हैं जो कि अपने आप को इनके बराबर की स्टैचर का मानते हैं, हालांकि कोई भी इनके बराबर की स्टैचर का नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। इनको बोला जाता था एमजीआर, पूरा नाम है मरुधुर गोपालन रामचंद्रन। इंडियन एक्टर थे और बाद में बने ये रेनाउंड पॉलिटिशियन। पहले इंडियन एक्टर, पहले फर्स्ट पॉपुलर इंडियन एक्टर जो कि एज अ चीफ मिनिस्टर काम करेंगे किसी इंडियन स्टेट के। मतलब कोई एक्टर चीफ मिनिस्टर बना, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर बने। सबसे पहले कौन थे? एमजीआर साहब थे। इनका कैरियर कैसे शुरू होता है? कैरियर शुरू होता है फिल्मों से। 1936 में इनको एक रोल मिला, सती लीलावती नाम की फिल्म, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे एल ए दुंगन साहब। उसके बाद से तो इनकी जो एक्टिंग स्किल्स थी, इनका दबदबा था, इनकी एक्टिंग स्किल्स को बहुत माना जाता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ इनकी एक्टिंग स्किल्स पॉलिश होती चली गई। फिल्मी जगत में ही इनकी दोस्ती हुई अन्नादुरई साहब से। अन्नादुरई साहब बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे द्रविडियन मूवमेंट के। अब देखिए, तमिल सिनेमा के साथ इन्वॉल्व है रामचंद्रन साहब, और उसी समय पे एक मूवमेंट चल रहा है जो कि तमिलनाडु के एथोस के साथ जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, वो है द्रविडियन मूवमेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट, तो अन्नादुरई साहब भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बहुत बड़ी हस्ती थे उस समय पे। हालांकि इस समय पे इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई नहीं है अभी, डीएम के आगे बनेगी। तो एमजीआर साहब की दोस्ती हुई अन्नादुरई साहब से, और कहीं ना कहीं एमजीआर साहब के ऊपर अन्नादुरई साहब का बहुत मेजर रोल पड़ा है, बहुत इफेक्ट पड़ा है। एमजीआर साहब ने ओपनली बोला कि मेरे मेंटर हैं अन्नादुरई साहब, ठीक है। और अन्नादुरई साहब ने माना कि ठीक है भाई, मेरा शिष्य है एमजीआर, ओके। और अन्नादुरई साहब के एसोसिएशन की वजह से ही एमजीआर पॉलिटिक्स में आगे घुसेंगे। एमजीआर की बहुत सी हीरोइंस थी, बट एक हीरोइन जिनका नाम सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, जयललिता जी। जयललिता जी को तमिलनाडु में अम्मा बोला जाता है प्यार से। अनफॉर्चुनेटली ये भी आज हमारे बीच में नहीं, इनका भी निधन हो चुका है। ये भी बहुत लंबे समय के लिए चीफ मिनिस्टर रही हैं। 1987 में जब डेथ हो जाएगी एमजीआर साहब की, उसके बाद पॉलिटिकल कमांड पार्टी कौन संभालेगा? जयललिता जी संभालेंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें। मेरी हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। बहुत समय से मैंने अपने चैनल मेंबर्स के लिए वीडियोस नहीं बनाई है, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ एक्स्ट्रा उनके लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इनकी बात की जाए एमजीआर की, इनका जन्म कब हुआ? 17 जनवरी 1917 को कैंडी नाम की जगह पे, जो कि ब्रिटिश सेलोन प्रेजेंट डे श्रीलंका में है। इनके पिताजी का नाम था मेलाकथ गोपाल मेमन, और मरुथुर सत्यभामा इनकी माताजी का नाम था। आज तक इनको एमजीआर बोला जाता है। इनके फादर बिलोंग करते थे मलयाली नायर फैमिली। अब याद रखिएगा, नायर फैमिली एक अपर कास्ट है। आपको पता है ना कि तमिलनाडु में कास्ट बहुत मैटर करती है, और नायर एक अपर कास्ट मानी जाती है। अपर कास्ट के होने के बावजूद भी एमजीआर जी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा माने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कास्ट आपके लिए एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक अपर कास्ट के हो तो आपको लोअर कास्ट वाला कभी इज्जत नहीं देगा, या फिर अगर आप एक लोअर कास्ट के हो तो कोई अपर कास्ट वाला इज्जत नहीं देगा। ये चीज यहां पे बता के दिखाई है किसने? आपके एमजीआर साहब ने। इनफैक्ट अगर आप डीएमके की बात करो, द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम, मैंने आपको पहले के एडिटोरियल में बताया था कि डीएमके ने कहीं ना कहीं अपने आप को मिडिल कास्ट से जोड़ा है।
लेकिन एमजीआर साहब ने सबके साथ अपने आप को जोड़ा और लोगों ने उनकी इज्जत भी करी। इनके जो फादर थे, इनके फादर को जबरदस्ती अपनी फैमिली को 1903 में छोड़ के कैंडी जाना पड़ा, श्रीलंका जाना पड़ा, और श्रीलंका में जाने के बाद ही जन्म हुआ था एमजीआर का। इसे जो जन्म हुआ एमजीआर का वो श्रीलंका में हुआ है। पहले तो इनके जो फादर थे उनकी फैमिली वदवनूर नाम की जगह है पलक्काड, वहां पे सेटल्ड थी केरला में। उसके बाद 1903 में किसी वजह से इनको श्रीलंका जाना पड़ा। श्रीलंका में जन्म हुआ रामचंद्रन साहब का। रामचंद्रन साहब जब जो छोटे थे तो एक डिवाउट हिंदू थे, लॉर्ड मुरुगन के ये भक्त थे। बहुत छोटे से ही इनको एक्टिंग का शौक था और अपने पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था मदुरई ओरिजिनल बॉयज कंपनी। एमजीआर को सिनेमा में एंट्री मिली 1936 में जब इनकी फिल्म रिलीज हुई साथी लीलावती। साथी लीलावती को एक अमेरिकन बॉर्न डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था जिनका नाम था एलिस दुंगन। 1940s और 1950s में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। बहुत सारे द्रविडियन मूवमेंट से जुड़े हुए स्क्रीन राइटर सामने आए। कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री और द्रविडियन मूवमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि होता है ना कि फिल्मों में आप क्या दिखाओगे, फिल्मों में तो आप अपना कल्चरल बैकग्राउंड ही दिखाओगे ना, अपने जीने का तरीका ही दिखाओगे ना, आपके यहाँ पे जो लोग हैं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वही दिखाओगे ना। तो द्रविडियन मूवमेंट को तमिल की फिल्म से जोड़ दिया गया और जो तमिलियन लोग थे वो अपने आप को उन फिल्मों से एसोसिएट करने लगे। तो कहीं ना कहीं द्रविडियन मूवमेंट को भी फिल्मों से एक पुश मिला है। और यहाँ पे इसी द्रविडियन मूवमेंट के साथ जुड़े थे अन्नादुरई साहब, करुणानिधि साहब, ये लोग भी पॉपुलर हो रहे थे। एमजीआर भी पॉपुलर हुए। एमजीआर ने भी अपने आप को फिल्म जगत के साथ तो जोड़ा ही, बट अपने आप को द्रविडियन मूवमेंट के साथ जोड़ा। लेकिन एमजीआर की एक खास बात थी, उन्होंने अपने आप को किसी पर्टिकुलर क्लास या कास्ट से नहीं जोड़ा, उन्होंने अपने आप को सबके साथ जोड़ा। ठीक है, अब एमजीआर और अन्नादुरई साहब का जो रिलेशन था वो तो मैंने बता ही दिया। एमजीआर साहब अन्नादुरई साहब को अपना गुरु मानते थे। अन्नादुरई साहब अपने आप को मतलब एमजीआर को अपना शिष्य मानते थे। अन्नादुरई के कहने पे ही एमजीआर ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। अन्नादुरई साहब ने द्रविडियन पार्टी द्रविड मुनेत्र कजागम की 1953 में शुरुआत करी। 1953 में डीएमके फॉर्म की किसने? अन्नादुरई साहब ने। एमजीआर साहब ने अपनी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी ना उसको अपने फिल्म से बढ़ाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एमजीआर साहब की जो फिल्म्स थी ना दे वर नॉट कास्ट और क्लास ड्रिवन, वो मासेस को अपील करती थी। वो ऐसे बेसिक इमोशंस और सेंटिमेंट्स को टारगेट करते थे जो कि हर एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ में आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका सोशल स्टेचर क्या है। तो वो अमीर है, वो गरीब है, वो मिडिल कास्ट है, वो अपर कास्ट है। तमिल सोसाइटी में कास्ट बहुत मैटर करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे 69% रिजर्वेशन है ओबीसी और एससी एसटी के लिए। देश के किसी भी और स्टेट में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा रखी है, आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं रख सकते। तमिलनाडु एक अकेला स्टेट है जहां पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि तमिल सोसाइटी में कास्ट मैटर करती है। और उसके बावजूद एमजीआर साहब एक अपर कास्ट होकर भी उन्होंने तमिलनाडु के लोगों का दिल जीता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फिल्में थी वो सबकी बात करती थी, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी की बात वो नहीं करते थे। 1953 में ही उन्होंने डीएमके ज्वाइन की। एक द्रविडियन नेशनलिस्ट थे, मतलब कहीं ना कहीं वो द्रविडियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। और देखिए दोस्तों, होता ही है ना कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर कोर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो जो किसी एक इलाके तक लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं आप नेशनलिज्म से थोड़ा दूर हो जाते हो। तो इंडिया में जो बाकी बड़े लीडर्स रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, किसी और पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एमजीआर के ऊपर इल्जाम भी लगाते थे कि आप तो रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हो, आप कभी तमिलनाडु को पूरे देश में जुड़ने नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके के इल्जाम भी लगे एमजीआर के ऊपर। लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने लोगों मतलब तमिलनाडु में और केरला और आसपास के जो इलाके थे जहां पे एमजीआर की फैन फॉलोइंग थी, वो लोग एमजीआर को बहुत मानते थे और उनके पास स्टार स्टेटस तो था ही। स्टार स्टेटस से उनकी तो वैल्यू थी, उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में जो भी काम किया उससे भी अपनी वैल्यू बनाई। और ओवरऑल द्रविड मुनेत्र कजागम नाम की जो पार्टी थी, इसकी भी बहुत औकात थी एमजीआर की वजह से। 1962 में आपके एमजीआर साहब बन गए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है एक स्टेट में विधानसभा होती, विधान परिषद होती। विधानसभा को आप बोलते हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को आप बोलते हो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1962 में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए एमजीआर साहब। 5 साल बाद वो बनेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, मतलब एमएलए बनेंगे तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। 1969 में आप देखोगे कि डीएमके के फाउंडर और उनके मेंटर अन्नादुरई साहब की हो जाएगी मृत्यु। उसके बाद एमजीआर डीएमके के ट्रेजरर की तरह काम करेंगे। लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड देखने को मिला। अन्नादुरई जी की मृत्यु के बाद
करुणानिधि बन गए डीएमके के लीडर, और करुणानिधि और एमजीआर के बीच में क्लैश होने लगी। जब तक अन्नादुरई साहब जिंदा थे तब तक करुणानिधि भी उनकी सुनते थे, एमजीआर साहब भी सुनते थे। लेकिन यहाँ पे अब दो पावर सेंटर्स उभर के आएंगे डीएमके के अंदर, एक थे एमजीआर साहब और दूसरे थे करुणानिधि साहब। तब यहां पे अगर आप देखोगे तो करुणानिधि जी के 3 बेटे, एक लड़की थी, ठीक है। उनके सबसे बड़े जो बेटे थे जिसका नाम था एमके मुथु, एमके मुथु को अपने सक्सेसर की तरह यहां पे करुणानिधि दिखाने लगे 1972 में। एमजीआर साहब को साफ साफ ये लगने लगा कि करुणानिधि अपने आप को लीडर बना रहे हैं और अपने बाद एमके मुथु को लीडर बना रहे हैं, मतलब जो कि उनके बेटे हैं। और एमजीआर साहब ने बोला कि भाई मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हूं इस पार्टी का। तो कहीं ना कहीं एमजीआर साहब को वो वैल्यू मिल नहीं पा रही थी जो कि उनकी थी उस पार्टी में डीएमके के अंदर। करुणानिधि वो अपने तरीके से बात करते थे, एमजीआर साहब अपने तरीके से बात करते थे। अभी कौन सही कौन गलत उसमें जानने की जरूरत नहीं है। एक समय के बाद एमजीआर ने करुणानिधि के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप करप्ट हो। उन्होंने बोला कि पार्टी के फाइनेंशियल डिटेल्स को लोगों के सामने लेके आइए। कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद एमजीआर और करुणानिधि के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए कि एमजीआर ने द्रविड़ मुनेत्र कजगम पार्टी को छोड़ दिया। अब जब देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी एंटिटी होती है। डीएमके जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि उस समय पे स्टेट में राज कर रही थी, यहां पे अगर एमजीआर साहब निकलेंगे तो नॉर्मल कर केसेस में आपको क्या लगेगा, एक इंडिविजुअली तो निकल रहा है, भले वो इंडिविजुअल कितना बड़ा स्टार हो, कितनी उसकी फैन फॉलोइंग हो, बट एक इंडिविजुअल पूरी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे लड़ेगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे होगी। बट यहां पे एमजीआर साहब ने पासा पलट दिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। बाद में इसको नाम दिया गया ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। तो पहले ये बनी एडीएमके, बाद में बनी एआईएडीएमके। और उस समय पे ये जो एडीएमके थी और बाद में एआईएडीएमके, दिस वाज द ओनली पावरफुल अपोनेंट ऑफ डीएमके, जो कि कोई भी इस लेवल की पार्टी नहीं थी। मतलब एमजीआर साहब की फैन फॉलोइंग खुद ही इतनी तगड़ी थी कि वो अकेले दम पे पार्टी को उठा ले गए। 1972 से लेके 1977, 1972 से 1977 तक वो पूरे देश में घूमते रहे, मतलब पूरे स्टेट में घूमते रहे और अपने पार्टी के एम्बिशंस को अपने लोगों को बताते रहे। बहुत सारी फिल्में बनाई उन्होंने, जैसे नेत्रु इंद्रु नलाई, इधयकानी, इंद्रु पोल इंद्रु वगजा। उसके थ्रू उन्होंने अपने पार्टी के प्रोग्राम्स को लोगों तक लेके गए। और फिल्म एक बहुत पोटेंट जरिया होती है, ये आप जानते हो। 1977 में जब इलेक्शन होंगे ना, तो एमजीआर की एडीएमके डीएमके को हरा देगी और एमजीआर बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एक तरफ पे लड़ाई हो रही है, 1970s की शुरुआत में ही एमजीआर साहब डीएमके को छोड़ देते हैं और उसके बाद डीएमके को लगेगा कि अकेला चना क्या भाड़ बोलेगा, लेकिन बाद में यही अकेला चना इलेक्शन में हरा के चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तमिलनाडु का। बहुत बड़ी बात है, ये सुनने में छोटा लग रहा है बट इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। अभी जब पॉलिटिक्स में ये एंट्री मारेंगे तो जो एजेंडा इन्होंने प्रीच किया था एमजीआर साहब ने, उसको वो प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे, सोशल डेवलपमेंट की फील्ड में काम करेंगे। फिर मद्रास के जो चीफ मिनिस्टर थे के कामराज साहब, एक मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे, कुछ समय के लिए रहे थे के कामराज साहब। उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था मिड डे मील स्कीम। ठीक है, इस मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के एमजीआर साहब क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशियस मील स्कीम। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं बदला, उन्होंने एक डिश भी इसमें जोड़ दी जिसका नाम था साथ थुरुंदई। साथ थुरुंदई एक न्यूट्रिशियस शुगरी फ्लाउ डम्पलिंग थी जिसको मील्स में जोड़ा ताकि बच्चों को और न्यूट्रिशन मिल जाए। कोडमबक्कम में उन्होंने फ्री स्कूल्स खुलवाए, वुमेन वेलफेयर के लिए काम किया, वुमेन सेंट्रिक बसेस चलवाई, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स सच एज टेंपल्स, हिस्टोरिकल साइट्स, ये भी किया। इससे टूरिज्म का बूस्ट हुआ, टूरिज्म का बूस्ट हुआ तो लोगों को नौकरियां लगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। लिक्वर बैन करवाया, लिक्वर बैन कराने से उनका जो स्टेट है, देखिए तमिलनाडु की सोसाइटी स्पिरिचुअल भी बहुत है और स्पिरिचुअलिटी को केवल आप हिंदू से मत जोड़िए, मुस्लिम से भी है। कहीं ना कहीं शराब हर धर्म में मना ही की जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। तो ये जो लिक्वर बैन हुआ तो उससे उनका जो स्पिरिचुअल माहौल था पूरे स्टेट का वो बढ़ा और कहीं ना कहीं एमजीआर साहब की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी और इसके चलते 1980 के इलेक्शंस भी वही जीतेंगे। 1984 के इलेक्शंस के बाद फिर वो अपने ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गए। यहाँ पे एमजीआर साहब की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी थी। ओके, जब वो अमेरिका में जाते थे, अक्सर कर उनका अमेरिका जाना होता था अपनी तबीयत खराब के चक्कर में। उसके बावजूद भी वो इलेक्शन जीतते चले गए। जब तक वो जिंदा रहे तब तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में उनका एक छत्र राज था। इतना ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी कि कांग्रेस ने बोला कि हम एडीएमके को अपना अलाइड बना रहे हैं। जब वो अमेरिका में होते थे तो उनकी इमेजेस को तमिलनाडु के सिनेमा हॉल्स में प्रोजेक्ट किया जाता था, इस हद तक लोग उनको मानते थे। उनकी पार्टी एडीएमके तब तक स्टेट असेंबली इलेक्शन जीतती रही जब तक एमजीआर साहब जिंदा रहे। उनकी फिल्मों को भी अवार्ड्स मिले, 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले उनको इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फैक्टर एंड बेस्ट फिल्म एंड अ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर।
उसके बाद भाई उनको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री मिली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एरिजोना 1974 में। और भैया सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी हुई चितारिकुलम बरगवी जी से, इनको बोला जाता था थंगमणि। इनकी मृत्यु हो गई 1942 में। इनके बाद इनकी फिर से शादी हुई सथानंदवती से, उनकी मृत्यु हो गई ट्यूबरक्लोसिस से 1962 में। अभी उस समय का जो समय था ना दोस्तों, वहां पे मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ पाई थी, ठीक है। तो फाइनली इनकी शादी होगी वीएन जानकी जी से। वीएन जानकी जी भी एक तमिल एक्ट्रेस थी और जब तक एमजीआर की मृत्यु रहे होगी तब तक जानकी जी ही इनकी वाइफ रहेंगी। 1967 में एमजीआर के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। इनके को एक्टर थे एमआर राधा, उन्होंने गोली मार दी। एक्चुअली में एमजीआर के घर पे एमआर राधा अपने फिल्म डायरेक्टर, शायद फिल्म डायरेक्टर का नाम वासु था, दो लोग गए और एमजीआर से उनके घर पे मिले। एकदम से एमआर राधा साहब शुरू हुए और भैया लेफ्ट कान पे दो गोलियां मार दी। एक गोली इनके नेक पे लगी और एक गोली उसके थोड़ा ऊपर लगी, जिसके चलते इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। फॉर्चुनेटली ये बच गए। अच्छा एक बात और बता दूं, एमआर राधा ने जब इनको दो गोलियां मारी ना, उसके बाद एमआर राधा ने अपने आप को भी गोली मार दी। और इस पूरे इंसिडेंट को ना वो जो फिल्म डायरेक्टर था ना वासु, उसने ही देखा था, इसका कोई और आई विटनेस नहीं था। तो इस इंसिडेंट के बाद एमजीआर साहब बच तो गए, एमआर राधा भी बच गए, ऐसा कुछ नहीं था। एमआर राधा को बाद में उम्र कैद की सजा हुई थी, बाद में 4 साल की कर दी गई थी उसकी सजा। एमजीआर साहब ने उतना बदला नहीं निकाला उससे। बट इस इंसिडेंट की वजह से एमजीआर साहब पार्शली डेफ हो गए थे, लेफ्ट ईयर से वो सुन नहीं पाते थे। और बाद में ऐसा बोला जाता है कि उनको ईयर रिंगिंग प्रॉब्लम्स थी। अब देखिए गोली मार रहे हो आप किसी के सर में, तो है तो ह्यूमन बॉडी ना, कितना बड़ा करिश्मा वाला इंसान हो, तो उनको ऐसा लगता था कि उनके कान में कुछ आवाज सी आ रही है, प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी वॉइस भी परमानेंटली बदल गई थी। 1984 में पता चला कि किडनी फेलियर हो रहा है एमजीआर साहब को। फिर एक हार्ट अटैक आया, उनको डायबिटीज भी था, जिसके चलते उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तो उनको अक्सर कर जाना पड़ता था अमेरिका। वो अमेरिका गए किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। डाउन स्टेट मेडिकल सेंटर ब्रुकलिन में उनका इलाज चला। फ्रीक्वेंटली वो अमेरिका जाते रहते थे। फाइनली इनकी मृत्यु हो गई 24 दिसंबर 1987 को सुबह 3:30 बजे चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में। उस समय ये 71 साल के थे। एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर। और आप समझ सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी तगड़ी थी। जब इनकी मृत्यु होगी ना, पूरे स्टेट में बवाल का माहौल, मिलियंस ऑफ लोग घर पे सड़कों पे उतर आए। अब होता यह है कि वो मिलियंस ऑफ लोग सड़कों पे उतरे हैं शोक मनाने के लिए, एक बार आखिरी बार एमजीआर को देखने के लिए। लेकिन जब इतने सारे लोगों को पुलिस मैनेज करेगी तो पुलिस मैनेज कर नहीं पाएगी। जब पुलिस मैनेज कर नहीं पाएगी तो शुरू हो जाएंगे लूटिंग और रायोटिंग। भाई शॉप, सिनेमा, बस, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब पे वायलेंस हुआ। पूरा तमिलनाडु बंद हो गया। बैंगलोर और मद्रास के बीच में ट्रेन सर्विस चलाई गई कि लोग आके एमजीआर को अपनी आखिरी रिस्पेक्ट दे पाए। और इनके फ्यूनरल में इतना वायलेंस हुआ कि 29 लोगों की जान चली गई। बाद में आप देखेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद एक क्रेडिबल लीडरशिप ना होने की वजह से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम दो पार्टीज में टूट गई। एक पार्टी थी जानकी रामचंद्रन के अंदर, दूसरी थी जयललिता जी के अंदर। बाद में 1982 में दोनों मर्ज हो जाएंगे और फाइनली लीडर बन के कौन आएगा तो आप जानते हैं, जयललिता जी, हमारी अम्मा लीडर बन के सामने आएंगी। ठीक है। 1989 में इन द मेमोरी ऑफ एमजीआर, एमजीआर होम एंड हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टैब्लिश किया गया रामावरम में। उनके रेजिडेंस को एमजीआर मेमोरियम हाउस बना दिया गया। आज भी आप जाके उसे देख सकते हैं। इट इज ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग। इनकी जो फिल्म स्टूडियो था सत्या स्टूडियोज, इसको वुमेन्स कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। आज की डेट में कौन कौन क्लेम करता है एमजीआर की लेगेसी को, तो कमल हसन साहब क्लेम करते हैं एमजीआर की लेगेसी को। ये एक्टर हैं, फाउंडर हैं मकाल निधि मलम के। रजनीकांत जी भी कहा जाता है कि वो एमजीआर रूल लेके आ सकते हैं। देखिए एमजीआर साहब भी एक एक्टर थे, चीफ मिनिस्टर बने। जो तमिलनाडु के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो भी ऑब्वियस बात है, सबके पॉलिटिकल एम्बिशंस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एमजीआर जैसा ऑरा रखना एक बहुत बड़ी बात है। कमल हसन साहब का उतना ऑरा नहीं है। कमल हसन की जो पार्टी थी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तमिलनाडु के इलेक्शन में। रजनीकांत जी ने अभी बोला है कि हाँ भाई मैं पार्टी बनाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। अभी जब एमजीआर ने पार्टी बनाई थी तो दिंडीगुल में उस समय पे 1973 की बात है, 1973 में दिंडीगुल की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन हुए थे। लगभग उसी समय पे एमजीआर ने अपनी पार्टी बनाई थी। भाई उस समय के बाई इलेक्शंस में एमजीआर जीत गए। तो इट सरपास द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के कामराज। मतलब कि भैया के कामराज जो कैंडिडेट थे, मतलब उस समय पे जो 1973 का बाई इलेक्शन हुआ था डिंडीगुल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें जीती कौन सी पार्टी? एमजीआर की एआईएडीएमके जीती। एमजीआर ने मतलब
इनकम्बेंट, उसके बाद जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे, इनकम्बेंट जितनी भी द्रविड़ मुनेत्र कजगम और जो भी कांग्रेस पार्टी जो थोड़ी बहुत तमिलनाडु में थी, सबको पीछे छोड़ दिया। एआईएडीएमके एकदम से आगे बढ़ गई। ऐसा होता नहीं है कि एक इंसान ने पार्टी बनाई वो पार्टी एकदम से आगे बढ़ जाए, लेकिन एमजीआर के केस में ऐसा ही हुआ। एमजीआर ने पार्टी बनाई, सबसे पहले ये दिंदी गोलवाला जो 1973 का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन था, ये जीता। बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, वो भी बहुत तगड़े तरीके से जीतेंगे। तो यहां पे सुनने में सोचने में ये आ रहा है कि रजनीकांत जब 2021 में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस लड़ेंगे तो हो सकता है कि वो भी इस तरीके की चीजें रिपीट करें, बट एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि रजनीकांत जी नो डाउट बहुत माने जाते हैं, बट एमजीआर साहब जितना नहीं माने जाते। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एमजीआर की लेगेसी का इस्तेमाल करके अपने आप को तमिलनाडु में घुसाना चाहती है, ठीक है। तो एमजीआर साहब की इमेजेस को यूज किया गया था इन द प्रमोशनल मटेरियल ऑफ येत्री येवल यात्रा। येत्री येवल यात्रा करी थी एल मुरुगन साहब ने, और एल मुरुगन साहब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, मतलब बीजेपी जो तमिलनाडु में है उसके प्रेसिडेंट है, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों। जब एमजीआर साहब जिंदा थे, ही वॉज इनविंसिबल, उनको कोई हरा नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था हराना। और उनके जो पॉलिटिकल लाइबल थे ना, एम करुणानिधि, एमजीआर की मृत्यु के बाद ही वो चीफ मिनिस्टर बने, एमजीआर के रहते रहते वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ कैरिज्मा ही ओनली रीजन नहीं था कि एमजीआर सक्सेसफुल है। एमजीआर सिर्फ एक एक्टर थे, इसलिए वो इतने लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बने रहे और उनकी पार्टी जीतती रही, ये सही नहीं है। एमजीआर ने अपना ऑरा का नो डाउट इस्तेमाल किया, कैरिज्मा का इस्तेमाल किया, लेकिन वो लोगों के लिए भी काम करते थे। कहीं ना कहीं लोग उनके साथ कनेक्ट करते थे, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते थे, लोगों को लगता था कि ये आदमी हमारे लिए कुछ करेगा, और लोग आपके लिए तभी वोट डालेंगे। स्क्रीन पे नाच लेने से कभी आप फेमस नहीं हो सकते, उसको आपको फेम जरूर मिल सकता है, लेकिन लोग आपके लिए वोट डालें। बहुत बार ऐसा हुआ है, संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, संजय दत्त आए थे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए यूपी में लोगों ने गालियां दे दे के भगा दिया कि भैया हम नहीं दे वोट देंगे संजय दत्त को। तो आप एक्टर हो, मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिशियन बन जाओगे। पॉलिटिशियन बनने के लिए भाई आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम किया था एमजीआर साहब ने। तो एमजीआर साहब के ऊपर ये वीडियो बनाने का ये भी टारगेट था कि आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, एस्पिरेशन मिले, भाई इतना बड़ा फिगर मानना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।